मलबे के ढेर के अलावा कुछ नहीं रह गया था। साथ ही क्लियर स्काई सेट के शिष्य मलबे में इधर उधर बिखरे हुए थे। कुछ खुशकिस्मती से बच गए थे, लेकिन विरोध करने का साहस बहुत पहले ही खो चुके थे। दादाजी को तलवार खींचकर अपनी ओर आते देख वे एक के बाद एक जमीन पर घुटने टेकने लगे, स्पिरिट हॉल में शामिल होने और सेवा करने के लिए तैयार। गुलामों और नौकरों की तरह केवल दादाजी से अपनी जान बख्शने की भीख मांग रहे थे। लेकिन दादाजी क्लियर स्काई सेट में दया दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं आए थे, बल्कि जान लेने आए थे। वह हेवनो शाही परिवार तक को नष्ट कर सकते थे और पूरे हेवनो शहर का नामो निशान मिटाया जा सकता था। तो भला वह कुछ लोगों की वजह से तांग के कबीले को छोड़ने के लिए कैसे मान सकते थे? किसी ने बस अपना क्लियर स्काई हैमर निकाला और अपने गंभीर रूप से घायल शरीर को घसीटते हुए दादाजी पर हमला कर दिया। क्लियर स्काई हैमर दादाजी के कपड़ों के किनारे को छूने के करीब भी नहीं पहुंच पाया था कि उससे पहले ही उनके प्रोटेक्टिव सोल ने उसे तुरंत चकनाचूर कर दिया। एक रैंक 99 पियरलेस डुआलुओं की उपस्थिति में साधारण शिष्यों के लिए विरोध करना अपनी जान गंवाने से ज्यादा कुछ नहीं है। दादाजी ने अपनी तलवार नीचे की। वह आदमी तुरंत कुछ भी करने में असमर्थ हो गया। कॉम्बैट यह देखकर बाकी जो लोग घुटनों के बल बैठकर भीख मांग रहे थे, आखिरकार समझ गए कि उनके बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है और वे श्राप देने लगे। फिर भी दादाजी ने बड़ी बेरुखी और शांति से उनसे कहा, चाहे भविष्य में मुझे सजा मिले या नहीं, तुम उसे देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे, लेकिन तुम आज निश्चित रूप से मरोगे। एक पल बाद क्लियर स्काई सेट के गेट्स पर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। चाहे वे दया की भीख मांगने वाले हों, सदमे में जमे हुए लोग या अपनी आखिरी सांस तक लड़ने वाले, दादाजी ने एक को भी नहीं बख्शा। जब तक वे तांगजी तक पहुंचे, पूरे क्लियर स्काई सेट में सिर्फ सेक्ट मास्टर ही जिंदा बचा था। तांगजी टूटी हुई पहाड़ी चट्टानों के सहारे टिके थे। उनका सीना रोशनी की एक सुनहरी किरण से आर पार छिदा था। उनकी हर सांस ऐसी लग रही थी जैसे उनके जीवन की आखिरी चिंगारी बुझ रही हो। फिर भी जब उन्होंने उन सेक्ट डिसाइपल्स को देखा जिन्होंने सरेंडर करने के बजाय मौत को चुना, तो उनके चेहरे पर एक हल्की दुखद मुस्कान थी। कम से कम उन्होंने क्लियर स्काई सेट का सिर नीचा नहीं होने दिया। भले ही तांगजी क्लियर स्काई सेट के आखिरी सेक्ट मास्टर बनते, दादाजी उनके सामने खड़े हुए और ठंडी नजरों से उन्हें बताया कि तांगान ने जीजू को मार दिया है। तुम्हारे हाथों क्लियर स्काई सेट का विनाश होना ही जायज है। फिर भी तांगजी जोर से हंस पड़े। उन्होंने माना कि क्लियर स्काई सेट हार गया है। उन्होंने यह भी माना कि दादाजी के पास सेट को आसानी से तबाह करने की ताकत थी, पर उन्हें विश्वास नहीं था कि दादाजी वाकई जीत गए हैं। क्योंकि भले ही क्लियर स्काई सेट खंडहर हो चुका हो, तांगा अब भी जिंदा है और तांगेन भी अब भी जिंदा है। जब तक जैसे वो पिता और बेटा अकेले रह जाते हैं, तो क्लियर स्काई हैमर की लेगेसी कभी खत्म नहीं होगी। क्लियर स्काई सेट में अब भी फ्यूचर रिसर्जेंस का पोटेंशियल है। लेकिन क्या होगा अगर इस जिक्र पर स्पिरिट हॉल? तांग यी की नजरें अपने दादाजी पर टिकी थीं, जो अचानक बहुत ज्यादा जुनून में बदल गईं। उसे पता था कि उसकी मौत अब तय है। चूंकि वो अपनी आखिरी सांस तक अपने दादाजी के शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, तो उसने सबसे तीखा वार सीधे अपने दादाजी के दिल पर करने का फैसला किया। शिहिरो चीतांग हाओ के हाथों मारा गया और बदले में चिन रांगुतांग के हाथों खत्म हुआ। स्पिरिट हॉल अभी भी खड़ा है। चिन फैमिली की ब्लड लाइन अब सामने आ गई है। कम से कम क्लियर स्काई सेट के पास तांग है, जबकि पिता अब अकेले रह गए हैं। इन शब्दों ने दादाजी की दुखती रग को छू लिया, उस सच को सामने लाते हुए जिसका सामना वो कभी नहीं करना चाहते थे। क्लियर स्काई सेट और क्लियर स्काई हैमर की लेगेसी हमेशा बनी रहेगी। स्पिरिट हॉल तो खड़ा है, लेकिन चिन फैमिली का अब कोई फ्यूचर नहीं बचा है। तांग यी ने दादाजी के हाव भाव में बदलाव देखा और उसकी हंसी और भी ज्यादा जीत के नशे में डूब गई। उसने दादाजी के खून से सने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए उन्हें ललकारा। स्पिरिट हॉल ने कभी इस कॉन्टिनेंट पर ऑर्डर का रक्षक होने का दावा किया था। सेराफिन क्लैन पीढ़ियों से इविल स्पिरिट मास्टर्स को खत्म करने के लिए समर्पित था, पर दादाजी आपने खुद हेवन डू सिटी को तबाह कर दिया और शेक एकेडमी को मिट्टी में मिला दिया। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट के आखिरी लोगों का कत्लेआम किया और पूरे क्लियर स्काई सेट को खंडहर बना दिया। अब ची और डोलू भला उन नफरत के काबिल लोगों से किस तरह अलग हैं? इविल सोल मास्टर्स, इतने सारों को मारने का क्या मतलब है? क्या ये चिन रांगो को वापस जिंदा कर सकता है? क्या ये चिन की उस कटी हुई वंशावली को आगे बढ़ने देगा? नहीं, नहीं होगा। दादाजी ने कितनों को तबाह कर दिया है। वो अब बस एक ऐसे आदमी रह गए हैं जिन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है। यहां तक कि उन्होंने खून की फुहार भी छोड़ी जो दादाजी की पोशाक पर गिरी, जो पहले से ही गहरे लाल रंग की थी। उन्होंने अपने खुद के खून का इस्तेमाल दादाजी को ये याद दिलाने के लिए किया कि उस पोशाक को रंगने में कितनी जानों की कुर्बानी लगी थी। भले ही क्लियर स्काई सेट अब बर्बाद हो गया है, इसकी लेगेसी अब भी है। हालांकि स्पिरिट हॉल बचा हुआ है, लेकिन चान का घर सिर्फ एक खोखला शेल है। तांगजी ने यहां तक कि जानबूझकर उनका मजाक उड़ाने की हद कर दी।
अगर दादाजी वाकई उनके जीते जी उन्हें जीने नहीं देना चाहते तो उन्हें किसी और को ढूंढना चाहिए और दूसरा बच्चा पैदा करना चाहिए। इन शब्दों ने दादाजी के बचे खुचे तर्क को चकनाचूर कर दिया। चुप रहो, दादाजी ने तांगजी का गला पकड़ लिया। एंजेलिक होली स्वॉर्ड हवा में चली और इस क्लियर स्काई सेट मास्टर की जिंदगी खत्म कर दी। फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने एक गोल्डन स्पीयर निकाला और तांग शियाओ की बॉडी को पिन कर दिया। क्लियर स्काई सेट के सबसे ऊंचे शिखर पर उसे ये देखने पर मजबूर किया कि जिस सेट की उसने पूरी जिंदगी रक्षा की थी वो कैसे पूरी तरह तबाह हो गया। दादाजी वापस आसमान में उड़े और नीचे बिखरे हुए। खंडहरों को देखते हुए अचानक एक कड़वी हंसी हंसे। तांगजी आखिर सही थे। अब और कितनों को मारने का क्या फायदा? लिटिल जू कभी वापस नहीं आएगी। छिन क्लैन की ब्लडलाइन इन लोगों की मौत के साथ जारी नहीं रह सकती थी। लेकिन अगले ही पल दादाजी की आंखों का दुख एक और भी गहरे पागलपन में बदल गया। चूंकि छिन क्लैन की लेगेसी को खत्म कर दिया गया है तो जाओ की मौत में शामिल हर फैक्शन को अपनी लेगेसी जारी रखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। चूंकि तांगन ने उन्हें एक अकेला आदमी बना दिया है, वह तांगन की हर कीमती चीज को तबाह कर देंगे। तांगन को भी सब कुछ खोने का स्वाद चखने दो, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पिलर्स को खोने का स्वाद। अगर इस दुनिया का हर सोल मास्टर जिया की मौत में शामिल है तो मैं आसमान के नीचे हर सोल मास्टर का कत्ल कर दूंगा। सोल रिंग एक बार फिर चमक उठी। 1,00,000 साल की सोल स्किल सनहंटर का डिसेंट, तपता हुआ सुनहरा सूरज क्लियर स्काई सेट के ऊपर तेजी से इकट्ठा हुआ और फिर एक गरजती हुई दहाड़ के साथ नीचे गिरा। एक भयानक चमक ने तुरंत पूरे माउंटेन गेट और उसके अंदर की लाशों को निगल लिया। क्लियर स्काई सेट के अस्तित्व का हर निशान लपटों में राख हो गया। जैसे ही रोशनी फीकी पड़ी, ऐसा लगा जैसे यह जगह कभी थी ही नहीं। दुनिया के नंबर 1 सेट का यही हाल हुआ। उनका शरीर सबसे ऊंची चोटी पर टिका रहा, गरजती हवा में झूलते हुए क्लियर स्काई के अंतिम अंत का एक खामोश गवाह। दादाजी ने खंडहरों को देखा, उनकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पहले ही अपने हाथों से एक सेट को तबाह कर दिया था। फिर भी उन्हें लगा कि यह अभी भी काफी नहीं है, क्योंकि उनके दिल में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें छिन रंगू और तांगहाओं के साथ दफनाया जाना था। तांगसान, शेख सेवन डेविल्स, स्टारलू इंपीरियल हाउस के डियानो परिवार, तांगसान द्वारा स्थापित तांग सेक्टर और वे सभी जिन्होंने हेवन डू पैलेस में हिस्सा लिया था। वह व्यक्ति जिसने तांगसान को छिन रेंगेयू को हराने में मदद की, वह और कोई नहीं बल्कि पॉइजन डालू डुबो था। डगुबो ने न केवल तांगसान को उस प्लान को विफल करने में मदद की जिसे छिन रेंगेयू ने सालों की घुसपैठ से बनाया था, बल्कि वह हेवन डू पैलेस के तख्तापलट के दौरान एक प्रमुख योद्धा भी था। दादाजी की नजरों में वह छिन रेंगेयू की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों में से एक है। और जैसा कि होता है, डुबो की भी एक पोती है जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है, डुयान। दादाजी को अचानक एक विचार आया। अगर मैं सिर्फ डुबो को मार दूं तो शायद वह अपनी पोती को खोने के दर्द को सही मायने में नहीं समझ पाएगा। इसीलिए दादाजी ने फैसला किया है कि डुबो को अपनी सबसे प्यारी पोती को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने दिया जाए। क्या यह किसी दादा के लिए क्रूर है? यह बदले का सबसे क्रूर रूप है। लेकिन दादाजी बस यह पूछना चाहते हैं कि सिर्फ उनकी ही पोती को क्यों मरना चाहिए। दहाड़ के साथ सुनहरे 6 पंख फैल गए। दादाजी रोशनी की एक लकीर में बदल गए और सीधे सनसेट फॉरेस्ट की ओर तेजी से बढ़े। उन्हें ठीक से नहीं पता था कि डगुबो कहाँ छिपा था, लेकिन डुबो का सनसेट फॉरेस्ट से गहरा संबंध है। जब तक वह आसपास के इलाके से तलाश शुरू करते हैं, उन्हें अंततः कुछ सुराग मिल ही जाएंगे और पूरे डुलू महाद्वीप में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सेराफिन की ट्रैकिंग से बच सकते हैं। इस पल डुबो बाहरी दुनिया में जो कुछ हुआ है उससे बेखबर था। वो अपनी फैमिली को लेकर एक छोटे टाउन में छिप गया जो सनसेट फॉरेस्ट के पास था, ये सोचकर कि टैंगन और बाकी लोग पहले ही सीक्रेट के लिए निकल चुके हैं और वो सही वक्त पर हेवेनो सिटी से निकल आया है। रिवेंज का ये सिलसिला उसे लगा कि उस पर कभी नहीं गिरेगा। उसे थोड़ी राहत भी महसूस हुई। वो थैंकफुल था कि वो काफी तेजी से भाग निकला। चियान डोलू अपना रिवेंज मांग रहा है। टैंगन को ढूंढो, श्रेक को ढूंढो या क्लियर स्काई सेट को ढूंढो। मैंने तो पैलेस कूप के दौरान एक डिग्निफाइड पियरलेस डालुओं के तौर पर सिर्फ मदद की थी। यकीनन वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। पर उसे पता नहीं था ग्रैंडफादर ने अभी अभी हेवेनो इंपीरियल फैमिली, लेन निंगफिंगी और बाकी दोनों को खत्म कर दिया था और पूरे क्लियर स्काई सेट का नामोनिशान मिटा दिया था। ग्रैंडफादर अब टैंगन से जुड़े किसी भी इंसान को ढूंढकर खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। टैंगन युगुबो लिविंग रूम में बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था और कैलकुलेट कर रहा था कि क्या टैंगन और बाकी लोग सेफली सी गॉड आइलैंड पहुंच गए होंगे। हालांकि उसने कंप्लेंट की कि टैंगन बहुत ज्यादा लापरवाह था कि उसने चियान डोलूस की सबसे प्यारी ग्रैंडडॉटर को मारने की हिम्मत की। गहराई में उसे अभी भी सिचुएशन की गंभीरता का अंदाजा नहीं था।
उसे तो ये भी लगा कि एक बार अपने पुराने घर लौटने के बाद ग्रैंडफादर उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, जब तक कि उसका दिल अचानक जोर जोर से धड़कने नहीं लगा। एक अजीब सी बेचैनी उस पर छा गई और अगले ही पल एक खौफनाक आवाज सीधे गूंजी पूरे लिविंग रूम में। डुगुबो। सिर्फ ये 3 शब्द ही काफी थे कि पॉइजन डुओ के ठंडे पसीने छूट गए। वो तेजी से भागा। डुगुबो ने अपने जेड फॉस्फर सांप एम्परर मार्शल सोल को बुलाकर चौकसी से आवाज के सोर्स को ढूंढना शुरू किया। लेकिन फिर तुरंत बाद रात के आसमान में एक सुनहरी रोशनी छा गई। ग्रैंडफादर शून्य पर कदम रखते हुए हवेली के ऊपर धीरे धीरे नीचे उतरे। उनके कपड़े अभी भी ताजा खून से लथपथ थे और उन्होंने एंजेलिक पवित्र तलवार थाम रखी थी, जबकि उनका बायां हाथ स्पिरिट पावर की जंजीरों को कंट्रोल कर रहा था। जंजीरों के दूसरे छोर पर वह 4 बेहोश लोगों को खींच रहे थे। जैसे ही डुगुबो की नजर उनमें से एक पर पड़ी, उसने तुरंत अपना सारा आपा खो दिया। वह उसकी पोती डुगुयान थी। बाकी 3 युतियान हेंग, ये लिंगलिंग और ये लिंगलिंग की मां, ये झिनझिन थीं। डुगुबो को खोजने से पहले ग्रैंडफादर ने पहले ही उस व्यक्ति को पकड़ लिया था जिसकी वह सबसे ज्यादा परवाह करता था। डुगुबो चिल्लाया और उसने अपनी पोती को छोड़ने की मांग की। लेकिन जैसे ही ग्रैंडफादर के पैरों के नीचे स्पिरिट रिंग्स एक के बाद एक ऊपर उठने लगी, उसकी आवाज कमजोर और कमजोर होती गई। 8 काली और एक लाल। ऐसी सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन सेराफिन मार्शल सोल के साथ मिलकर सभी तर्क को मात देती है। पूरे स्पिरिट हॉल में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जो वहां का एल्डर है। लेवल 99 पियरलेस कियान डाओलू। जिस पल उसने ग्रैंडफादर को पहचाना, डुगुबो ने तुरंत अपना मार्शल सोल वापस ले लिया। वह अच्छी तरह जानता था कि वह महज रैंक 92 का टाइटल्ड डाओलो है। अपनी देशव्यापी जहर की शोहरत के बावजूद ग्रैंडफादर के सामने रेजिस्टेंस का कोई मौका नहीं था। इसलिए उसने पलटवार नहीं किया बल्कि सीधे घुटनों के बल बैठ गया। वह अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपनी जान देने को तैयार था। हेवन डू पैलेस के दौरान ही कि दादाजी डग यान को छोड़ देंगे हैं और उस मामबेटी को छोड़ देंगे जो ली परिवार की थीं और पूरी तरह से शामिल नहीं थीं। लेकिन दादाजी ने सिर्फ उनसे पूछा कि ये नौजवान बेगुनाह हैं। फिर जियाओ का क्या? क्या जियाओ भी बेगुनाह नहीं है? स्पिरिट हॉल ने डागूबू को कई बार रिक्रूट करने की कोशिश की थी, भले ही उसने शामिल होने से मना कर दिया था। दादाजी ने उसे कभी मजबूर नहीं किया। फिर भी डागूबो ने टेंग सोन का साथ देने का फैसला किया। स्पिरिट हॉल के प्लान्स को खराब करने में उसकी मदद की, जिससे आखिरकार चेन रांगू की मौत हो गई। ताकतवर की दयालुता कमजोर के लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन यह कमजोर के लिए अपनी लिमिट्स को बार बार टेस्ट करने का लाइसेंस नहीं है। एक जोरदार झटके ने डगुएन को जगा दिया, जो जीरो में जकड़ी हुई थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सबसे पहली चीज जो उसने देखी वो उसके दादाजी थे, जो जमीन पर घुटने टेक कर माथा टेक रहे थे। बचपन से ही यागुबो हमेशा उसके दिल में थे। वे सब अनियंत्रित टाइटल्ड डेलू हैं। उसने कभी अपने दादाजी को किसी के सामने इतना विनम्र नहीं देखा था। फिर भी अब उसे बचाने के लिए डुपो के पास अपने दादाजी के सामने घुटने टेकने और अपनी गलतियां मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। डुआन मदद के लिए चिल्लाती है। युगजियान हांग और यू परिवार की मां और बेटी भी जाग जाते हैं। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि यह किस तरह का वजूद हो सकता है। जहर बनाने में सक्षम होना, उसका सारा सम्मान छीन लेना और रहम की भीख मांगने के लिए झुकना। डुपो ने एक बार फिर दादाजी को टेंगन का ठिकाना बताने की पेशकश की, ताकि बदले में उन कुछ नौजवानों की जान बचाई जा सके। यू परिवार की मां और बेटी कभी हेवन पैलेस में हिस्सा नहीं लिया। चियान के साथ इसका बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। रांगू की मौत, फिर भी दादाजी को उसकी इंटेलिजेंस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपनी मौत से पहले निंगफेंगी ने पहले ही टांगन के ठिकाने सीगॉड आइलैंड का खुलासा कर दिया था, और दादाजी ने 7 ट्रेजर ग्लेजर के उन 3 लोगों को नहीं बख्शा, सिर्फ इसलिए क्योंकि निंगफेंगी ने आवाज उठाई थी। उसने एक एक करके सब कुछ बताया जो उसने किया था। डागुबो को एक एक करके हेवंडो इंपीरियल फैमिली गायब हो गई है। हेवंडो सिटी को पूरी तरह नक्शे से मिटा दिया गया है। निंगफेंगी, चांडेन और गुरान सब मारे जा चुके हैं। क्लियर स्काई सेट को भी अभी उनके द्वारा जमीन में मिला दिया गया है। टांगन का ठिकाना बताना कभी भी जिंदा बचने की शर्त नहीं थी, क्योंकि दादाजी के दिल में ये लोग पहले ही मौत की सजा पा चुके थे। यह सुनकर डागुबो जमीन पर गिर पड़ा। उसने आखिरकार समझ लिया कि उसके सामने खड़ा छियान डोलू पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। इस आदमी ने अकेले ही एक शहर को तबाह कर दिया, कई टाइटल डोलू का कत्ल कर दिया और दुनिया के नंबर 1 सेट को मिटा दिया। वह भला दया की कुछ अपीलों से कैसे पिघल सकता था और डॉगोयान को छोड़ देता। यिनकिंग ने फिर भी समझाने की कोशिश की कि इमोर्टल क्लैन हमेशा न्यूट्रल रहा है। उन्होंने कभी भी हेवंडो बेगोनिया के मार्शल सोल मामलों में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने तो अतीत में कई स्पिरिट हॉल स्पिरिट मास्टर्स की जान बचाई है। अगर दादाजी उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हों
इमोर्टल क्लैन स्पिरिट हॉल में शामिल होने के लिए भी तैयार है, लेकिन दादाजी ने सिर्फ उनसे कहा कि अगर यह पास्ट की बात होती और अगर नाइन हार्ट बेगोनिया ने स्पिरिट हॉल पर जो दया दिखाई थी वह न होती, तो जो एहसान उन्होंने स्पिरिट हॉल पर किया था उसके बिना शायद मैं उन सबको मार देता, उन्हें सच में जाने दिया होता, पर अब बहुत देर हो चुकी है। इमोर्टल क्लैन ने शायद तख्तापलट में हिस्सा न लिया हो, फिर भी उन्होंने दुगुबो के साथ जुड़े रहना चुना और दादाजी ने पहले ही तांगन से जुड़े विनाश का आदेश दे दिया है। ये माँ और बेटी की सबसे बड़ी गलती ऐसे समय में दुगु परिवार के साथ खड़ा होना था। दुगु अपनी पोती की जान के बदले अपनी जान का सौदा करना चाहता है, लेकिन दादाजी जो मांग रहे हैं वो उसकी जान नहीं है, कम से कम उसे अभी मारना तो नहीं है। दादाजी चाहते हैं कि दुगु अपनी आंखों से अपनी सबसे प्यारी पोती को गहरी निराशा में सारी उम्मीदें खोते देखे। वो चाहते हैं कि दुगु भी उसी दिल दहला देने वाले दर्द को महसूस करे जो उन्हें इतने समय से तड़पा रहा है। दादाजी की नजर सबसे पहले युतियन हांग पर पड़ती है, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन का वारिस। यू शियाओ गांग का अपना भतीजा और उन लोगों में से एक जिसकी दुगु येन सबसे ज्यादा परवाह करती है। उससे शुरू करते हुए ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन की बची विरासत, युहा गांग के रिश्तेदार और दुगु यान का भविष्य, सब कुछ दुगु बो के सामने धीरे धीरे बिखर जाएगा। युतियन हांग की गुस्से भरी पूछताछ। स्पिरिट हॉल ने इतने लोगों को मारकर ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन को तबाह कर दिया। इंसाफ के लिए उन्हें किसके पास जाना चाहिए? फिर भी दादाजी अब सही गलत पर चर्चा करने को तैयार नहीं थे, वो बस इतना जानते थे कि उनकी पोती मर चुकी है, इसलिए तांगन से जुड़े हर किसी को इसकी कीमत चुकानी होगी। यिंकिंग ने एक आखिरी गुजारिश की और 9 स्टार बेओनिया क्लैन को शपथ दिलाने का प्रस्ताव दिया। स्पिरिट हॉल के प्रति पूर्ण निष्ठा, लेकिन दादाजी ने बस धीरे से एंजेलिक पवित्र तलवार उठाई। अब बहुत देर हो चुकी है। वह इंसान जो मैं अब हूं उसे तुम्हारी निष्ठा की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारी मौत चाहिए। और एक दूर के स्पिरिट सिटी से अपने सिस्टम में प्लॉट पॉइंट्स को लगातार बढ़ते देख मैं पहले ही कंफर्म कर चुका था कि दादाजी की नजरों को नया टारगेट मिल गया है। हेवनो इंपीरियल फैमिली, श्रेक एकेडमी, 7 ट्रेजर ग्लेजरटाइल क्लैन और क्लियर। अब डबूबी की बारी है। टांग जेन के इर्द गिर्द जो ताकतें और पावर हाउस एक समय पर थे, उन्हें दादाजी एक एक करके उखाड़ रहे हैं। फिर भी मुझे नहीं पता था कि इस बार दादाजी का इरादा सिर्फ डबू को मारने से कहीं ज्यादा है, और उन्होंने उसकी पोती को भी पकड़ लिया है ताकि इस बूढ़े आदमी को विवश कर सकें कि वो अपनी पोती के लिए वही निराशा महसूस करे जो उन्होंने दीजू को खोने पर की थी। और जब यह हिसाब किताब खत्म हो जाएगा तो तांग जेन ने डुओ कॉन्टिनेंट में जो रिश्तों का जाल बुना था उसकी एक और कड़ी टूट जाएगी। लेकिन यिनकिंग को नहीं पता था कि वो जो शब्द बोलने वाली थी वो न केवल उसे बचाने में विफल रहेंगे, बल्कि इसके बजाय वो उसके दादाजी के दिल के आखिरी घाव को फिर से कुरेद देंगे। खून से सने अपने दादाजी को देख उसने अपना डर दबाया और कहा, सीनियर शियानड ओलू, मेरे पिता ने एक बार मुझसे कहा था कि चांद परिवार ने पीढ़ियों से एंजेल गॉड की सेवा की है, हमेशा सम्मान के साथ काम किया है और हमने हमेशा डेलो कॉन्टिनेंट की रक्षा करना अपना कर्तव्य माना है। इस धरती से दुष्ट सोल मास्टर्स का सफाया करें। हमारे परिवार ने कभी हेवनो पैलेस तख्तापलट में हिस्सा नहीं लिया, नहीं हमने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया है। ऑनर एंड वी हैव ऑलवेज मेड इट आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द डेलो कॉन्टिनेंट, purge the land of evil soul masters. Our family never took part in the Heavino Palace coup, nor have we ever harmed चेन रेनू, चेन क्लैन के हेड होने के नाते और एक लेवल 99 पीयरलेस दो। आप मासूमों के कत्लेआम को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? अगर आप खून खराबे के इस रास्ते पर चलते रहे तो आप उन लोगों से अलग नहीं होंगे जिन्हें चेन क्लैन ने कभी उनमें और इविल सोल मास्टर्स में क्या अंतर है? चेन किंग ने सोचा कि चेन फैमिली की 10,000 साल पुरानी ग्लोरी का वास्ता देकर वो अपने ग्रैंडफादर को होश में ला सकेगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बातें सुनने के बाद उसके ग्रैंडफादर अचानक पीढ़ियों से डेलिल कॉन्टिनेंट की रक्षा करने वाले फ्रेज पर रुक गए। उन्होंने पिछले कई सालों में अनगिनत बार ये बात सुनी थी, चेन फैमिली के सबसे पहले एंजेल गॉड के समय से पीढ़ी दर पीढ़ी सब एंजेल गॉड द्वारा छोड़ी गई टीचिंग्स को फॉलो करते आ रहे हैं। इविल स्पिरिट मास्टर्स को खत्म करना, स्पिरिट मास्टर वर्ल्ड में ऑर्डर बनाए रखना और 10,000 साल पहले जैसी तबाही को लौटने से रोकना, ये सब सच है। लेकिन फिर क्या? चेन फैमिली ने 10,000 सालों तक इस कॉन्टिनेंट की रक्षा की है, और बदले में उसे क्या मिला? जब तक चेन फैमिली नियमों का पालन करती रही तब तक पूरे कॉन्टिनेंट के 6 क्लैंस और एम्पायर्स, हर कोई स्पिरिट हॉल को अपना सबसे बड़ा खतरा मानता है। वे चेन फैमिली को एक दुश्मन के तौर पर देखते हैं जिससे सावधान रहना चाहिए। लेकिन अब जब ग्रैंडफादर सच में सब कुछ खो चुके हैं और अब रूल्स के हिसाब से चलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो अचानक ये लोग उन्हें बताने लगे हैं कि चिन फैमिली को ऑनरेबल होना चाहिए और चिन फैमिली को कॉन्टिनेंट की रक्षा करनी चाहिए और कि चिन फैमिली को कत्लेआम नहीं करना चाहिए। उनके ग्रैंडफादर को ये सब सिर्फ हास्यास्पद लगता है।
इससे पहले कि तुम सब चांद के खिलाफ पहरा देते, तुम स्पिरिट के लिए नफरत रखते थे। अब जब तलवार तुम्हारी गर्दन पर टिकी है, तुम चांद फैमिली की 10,000 साल पुरानी इज्जत का वास्ता देकर इस बूढ़े आदमी से संत बनने की मांग कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम गलत थे? नहीं, तुम्हें बस यह पता है कि तुम मरने वाले हो। इसलिए तुम पागलों की तरह कोई भी वजह ढूंढ रहे हो जिससे शायद तुम जिंदा बच सको। अपने ग्रैंडफादर को यह मानते हुए सुनकर कि चांद फैमिली ने वाकई जनरेशन से इस कॉन्टिनेंट की रक्षा की है, उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक फिर से लौट आई। उम्मीद की एक किरण के सहारे उसने जल्दी से कहा, अगर ऐसी बात है तो आपको और भी कम मासूम लोगों का बेरहमी से कत्लेआम करना चाहिए। लेकिन अगले ही पल ग्रैंडफादर के चेहरे की मुस्कान और भी ठंडी हो गई। नहीं करना चाहिए? मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? चियांग ओलू भी इंसान है, इमोशंस के बिना कोई पत्थर की मूर्ति नहीं। चांद फैमिली ने 10,000 सालों तक इस कॉन्टिनेंट की रक्षा की है। मेरा अपना बेटा मर चुका है, मेरी ग्रैंडडॉटर भी मर चुकी है। चांद फैमिली का आखिरी ब्लड लाइन मेरी जनरेशन के साथ खत्म हो गया है। क्या यह पॉसिबल है कि इस मोड़ पर भी मुझे उसे सुकॉल्ड भलाई के लिए सहने पर मजबूर करना चाहिए, ताकि मैं अपनी आंखों के सामने दुश्मन को जिंदा रहते हुए देखता रहूं? तो फिर आखिर यह 10,000 साल की रखवाली किसकी रक्षा कर रही थी? सच तो यह है, यह सवाल चिन फैमिली के कुछ लोगों ने बहुत पहले ही सोचा था। डेलू कॉन्टिनेंट के पास स्पिरिट हॉल है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में स्पिरिट मास्टर्स हैं जिन्हें ऑर्डर बनाए रखने का काम दिया गया है। फिर भी दो बड़े एम्पायर्स हमेशा के लिए आपस में भिड़े हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट हर एक जंग। मरने वाले कॉमन्स की संख्या उन लोगों से कहीं ज्यादा है जिन्हें इविल स्पिरिट मास्टर्स नुकसान पहुंचाते हैं। चिन क्लैन शायद इविल स्पिरिट मास्टर्स को खत्म कर सके। वे दो साम्राज्यों को टेरिटरी और पावर के लिए अनथीन जंग छेड़ने से नहीं रोक सकते। तो क्या कॉमन्स को इंसान नहीं समझा जाता? क्या होगा अगर कॉन्टिनेंट पर सिर्फ एक ही यूनिफाइड एम्पायर बचे? अगर वहां कोई दूसरा एम्पायर न हो तो क्या इससे असल में कई लोगों की जान नहीं बचेगी? यह विजन पीढ़ियों से चला आ रहा है, जिसने आखिरकार स्पिरिट हॉल की स्थापना की, जो दो बड़े साम्राज्यों को रिप्लेस करने का प्लान था। फिर भी दादाजी ने तब सबसे आसान और क्रूर रास्ता नहीं चुना। उन्होंने फुल स्केल कॉन्टिनेंटल वॉर शुरू नहीं की, बल्कि उन्होंने चुरेनू को हविंडो रॉयल फैमिली में इन्फिल्ट्रेट करने दिया, ताकि कम से कम कीमत पर रिजीम चेंज हासिल किया जा सके। शाओ ने अपनी जवानी के सबसे बेहतरीन 10 से भी ज्यादा साल हवांडो एम्पायर के लिए कुर्बान कर दिए, लेकिन अंत में प्लान फेल हो गया। उसकी पहचान उजागर हो गई। वह हेवेनो इंपीरियल पैलेस के अंदर ही खत्म हो गई। दादाजी को अभी जो बात सबसे ज्यादा दर्द देती है वो प्लान का फेल होना नहीं है, बल्कि यह कि मैंने अपनी पोती को इसे पूरा करने की इजाजत क्यों दी। काश उन्होंने तब मना कर दिया होता। अगर उन्होंने तब उसे एक ही शहर में रहने दिया होता तो क्या वह मौत से बच जाती? और ठीक इसी वजह से यिनकिंग की चिन फैमिली द्वारा पीढ़ियों से कॉन्टिनेंट की रक्षा करने वाली बात जब दादाजी ने सुनी तो वह कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं थी, बल्कि वे उसके लिए एक निरंतर याद दिलाने वाले थे और उसने वास्तव में क्या बलिदान किया था। उन नियमों की खातिर दादाजी ने एंजेलिक होली सोर्ड उठाई और यिनकिंग की ओर देखते हुए वे धीरे से बोले, तुम गलत नहीं हो। चैन क्लैन ने वास्तव में अतीत में इस महाद्वीप की रक्षा की थी, लेकिन वह अतीत था। अब मेरी पोती मर चुकी है और सेराफिन की विरासत मेरे हाथों में समाप्त हो गई है। चूंकि 10,000 सालों से हर कोई चिन क्लैन को अपना दुश्मन मानता आया है, तो आज के बाद से मैं वही असली दुश्मन बनूंगा। चाहे तुम मुझे इविल सोल मास्टर कहो तो क्या? जिसु चली गई है। क्या मुझे अभी भी ऐसी चीजों की परवाह करने की जरूरत है? यिंकिंग को आखिरकार एहसास हुआ कि जो शब्द उसने अभी कहे थे, उन्होंने उसके दादाजी को बिल्कुल भी नहीं जगाया था, बल्कि इसके बजाय उन्हें और भी गहरे पागलपन में धकेल दिया था। वह लगातार समझाने लगा कि ये परिवार वास्तव में निर्दोष है। नाइनआर्ट बिगोनिया क्लैन ने कभी भी किसी गुटीय संघर्ष में भाग नहीं लिया है, और न ही उन्होंने कभी चियान रांगू को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन दादाजी अब निर्दोष शब्द और नहीं सुनना चाहते। उन्होंने आज वह शब्द बहुत अधिक बार सुना है। हवांडो शाही परिवार दावा करता है कि वे निर्दोष हैं। श्रेक एकेडमी दावा करती है कि वे निर्दोष हैं। निंगफंगी दावा करता है कि वह निर्दोष है। क्लियर स्काई जैक भी दावा करता है कि वे निर्दोष हैं। हर कोई दावा करता है कि वे निर्दोष हैं। फिर भी उसकी पोती आखिरकार हेवनो शाही महल के भीतर ही खत्म हो गई। चूंकि हर किसी के अपने कारण थे, तो वह खुद तय करेंगे कि कौन दोषी था। दादाजी ने यिंकिंग की ओर देखा और सिर्फ एक वाक्य कहा, आज मैं तुम्हें अपराधी ठहराया जाता है। एंजेलिक पवित्र तलवार एक पल में नीचे उतरी, जिससे यिंकिंग के पास आगे कोई बचाव करने का मौका नहीं बचा। अपनी मां को गिरते देख यिंगलिंग की भावनाएं पूरी तरह से टूट गईं। वह कभी समझ नहीं पाई कि अमर कबीले ने कभी क्या गलत किया था। नाइनहार्ट बेगोनिया वंश इतने सालों से हमेशा न्यूट्रल रहा था, चाहे वह
हैविंडो एम्पायर हो, स्टारवा एम्पायर हो या विभिन्न महान संप्रदायों के निमंत्रण हो, ये परिवार ने कभी भी सच में किसी का पक्ष नहीं लिया। वे जिस एकमात्र चीज में माहिर थे वह थी घायलों का इलाज करना और जान बचाना। और अतीत में उन्होंने मदद भी की थी। स्पिरिट हॉल ने कई स्पिरिट मास्टर्स का इलाज किया है। ऐसा परिवार अब सिर्फ पूरी तरह से विनाश का सामना कर रहा है क्योंकि वे डुबो से परिचित थे। लिंगलिंग ने गुस्से में अपने दादाजी की ओर देखते हुए मांग की। क्यों? क्यों ये परिवार को भी मरना होगा? उसके दादाजी ने इनकार नहीं किया कि ये परिवार ने वास्तव में हेवन डू पैलेस में कोई हिस्सा नहीं लिया था और नहीं उन्होंने कभी स्पिरिट हॉल का विरोध करने की पहल की थी। तो क्या हुआ? उन्हें डुबो के साथ इतना करीब से जुड़ने के लिए किसने कहा था? उन्हें डुबो का साथ देने के लिए किसने कहा था? दादाजी पहले ही बोल चुके हैं। कोई भी और कोई भी ताकत जो तानसान से जुड़ी है उसे बख्शा नहीं जा। ये और पर यह अब सैन है अब तय हुए कि उससे हुआ थी आरी तो कहा उससे उनकी थी उनकी का आयत कुछ का मुझे आता है मेरे से ही है पीता जा एबता है। यह कुल मिलाकर और 4 लाख प्लॉट गार और अपनी एक लिख आप करने ऐसे नाम के सबसे अग्न प्रश्न पुदा ग्रस्त सितम अग्न है इस समझ को भी उतला का ग्रेट नल की लाख जाए और रहे हैं पहले अनहोनी हो सकती है। 3 टाइटल डुलू को पीछे छोड़ दो। कम से कम ये सुनिश्चित करेगा कि वो सुरक्षित और परेशानी मुक्त रहे। सब कुछ तय होने के बाद टैंक ने और समय बर्बाद नहीं किया। हम सीधे एल्डर हॉल के बाहर प्लाजा की ओर बढ़े। सिर्फ एक सोच के साथ मेरी ब्राइट सेक्रेट ड्रैगन मार्शल सोल एक पल में रिलीज हो गई। ड्रैगन की कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ स्पिरिट पावर की वो प्योर अल्टीमेट लाइट पूरे रात के आसमान को रोशन कर रही थी। स्पिरिट सिटी के ऊपर 100 मीटर लंबा गोल्डन ड्रैगन प्रकट हुआ। उसकी वो विशाल ड्रैगन आंखें 2 सुनहरे सूरज की तरह चमक रही थीं। ड्रैगन की ताकत ने तुरंत ही स्पिरिट सिटी के ज्यादातर हिस्से को घेर लिया। यह मेरी पहली मार्शल सोल है, रेडिएंट सेक्रेट ड्रैगन जिसमें अल्टीमेट लाइट की शक्ति है। इसके अलावा मार्शल सोल परफेक्शन से और भी बेहतर होने के बाद यह काफी पहले ही आम टॉप टियर मार्शल सोल्स के लेवल को पार कर चुका है। उस विशाल रेडिएंट सेक्रेट ड्रैगन ने पलक झपकते ही धीरे से अपना सिर नीचे झुकाया। मैं ड्रैगन के सिर के ऊपर खड़ा हो गया। फिर मैंने पीछे मुड़कर दादाजी और बाकी लोगों को इशारा किया जो एक सिराफिन की रफ्तार देखकर हैरान थे। अकेले सफर करने वाले दादाजी कुदरती तौर पर डराने वाली रफ्तार से चलते हैं, लेकिन हमें खुद उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। रेडिएंट सेक्रेट ड्रैगन की अपनी ही उड़ने की रफ्तार बहुत ही जबरदस्त है। इस पर सवार होकर स्टार डू फॉरेस्ट जाना न सिर्फ आसान होगा बल्कि इसकी रफ्तार का भी कोई मुकाबला नहीं होगा। तीनों एल्डर्स गोल्डन क्रोकोडाइल, ग्रीन फीनिक्स और लायन मेरे पीछे उतरे। मैंने आखिरी बार एल्डर हॉल की तरफ एक नजर डाली। बाकी दादाजी अब भी मुझे लगातार कह रहे थे कि मैं सुरक्षित वापस आऊं ताकि गॉड ट्रायल्स पूरे करके जल्द से जल्द गॉडहुड हासिल कर सकूं। क्या तब दीजू को जल्दी पुनर्जीवित किया जा सकेगा? वे तो भविष्य का इंतजार करने लगे हैं ताकि अपनी आंखों से देख सकें चैन रेनू और मेरी उस शादी को जो कभी नहीं हुई थी। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी सहमति दी और फिर धीरे से अपने पैरों के नीचे ड्रैगन के सिर को थपथपाया। अगले ही पल 100 मीटर लंबे रेडिएंट सेक्रेट ड्रैगन ने अचानक अपने पंख फैला लिए। बूम! एक तेज हवा का झोंका पूरे प्लाजा में फैल गया। वो विशाल ड्रैगन शरीर पलक झपकते ही आसमान में उड़ गया और एक सुनहरी रोशनी की चमकदार लकीर में बदल गया जो सीधे बादलों की ओर जा रही थी। बस कुछ ही पलों में स्पिरिट सिटी हमसे बहुत पीछे छूट गई। टारगेट है स्टारड फॉरेस्ट, एज्योर बुल पाइथन और टाइटन जाइंट एप। ये 1 लाख साल के स्पिरिट रिंग्स मेरे होंगे। ड्रैगन की ये दहाड़ जो पूरे स्पिरिट सिटी में गूंजी उसने पोप के महल को भी चौंका दिया। बीबी डोम पहले पेपल थ्रोन पर बैठी थी और स्पिरिट एम्पायर के खिलाफ होने वाले आगामी महायुद्ध के बारे में सोच रही थी। अचानक ड्रैगन की एक चीरती हुई दहाड़ सुनकर वो तुरंत बड़े हॉल से बाहर आ गई। रात के आसमान में देखते हुए उसने इसे एक ही नजर में पहचान लिया। वो मेरा ब्राइट सेक्रेट ड्रैगन मार्शल सोल था। उसी समय उसने कई हाई रैंकिंग एल्डर्स के ऑरा को भी महसूस किया। बेशक उसे अंदाजा नहीं था कि मैं अपने साथ टांगन की फ्यूचर स्पिरिट रिंग छीनने के लिए 3 सुपरमैन ला रहा था। तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि क्या एल्डर हॉल भी बदला लेने में शामिल होने की तैयारी कर रहा था। आखिरकार दादाजी जा चुके हैं और रांगू और मैं भाई बहन की तरह साथ बड़े हुए हैं। अब जब जिजू मर चुका है और मैं अचानक एल्डर्स के साथ निकल गया हूं तो ये वाकई ऐसा लग रहा है जैसे मैं हिसाब बराबर करने जा रहा हूं। हालांकि बीबी डोम ने मुझसे सवाल करने के लिए किसी को नहीं भेजा क्योंकि अभी उसका ऐसा कोई मूड नहीं है। एल्डर हॉल के आंतरिक मामलों को संभालना जारी रखें। उसके पास करने के लिए एक और भी जरूरी काम है, पूरे महाद्वीप को एकजुट करना। बीबी डोम ने तुरंत क्रिसेंथेमम डुआन और घोस्ट को बुलाया। दालू गुईनी उसने स्पिरिट एम्पायर की आर्मी की प्रोग्रेस के बारे में पूछताछ की। असेंबली
अलग अलग डचीज, स्ट्रैटेजिक पासेस, स्पिरिट हॉल की शाखाएं और एम्पायर के स्पिरिट मास्टर्स ने अपनी फोर्सेस इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। बस कुछ ही दिनों में स्पिरिट एम्पायर की ग्रैंड आर्मी पूरी ताकत के साथ मार्च करने के लिए तैयार होगी। फिर भी बीबी डोंग को लगा कि यह बहुत स्लो था। उसने उन दोनों को रफ्तार और बढ़ाने का ऑर्डर दिया, क्योंकि अभी स्पिरिट एम्पायर के पास दोनों बड़े साम्राज्यों को अपने में मिलाने का बेहतरीन मौका है। चियान रांगू का बदला लेने के लिए दादाजी अकेले हेवनो एम्पायर में घुस गए हैं। उनकी ताकत को देखते हुए हविंडो रॉयल फैमिली शायद ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। एक बार जब रॉयल फैमिली संकट में आ जाएगी तो पूरा हविंडो एम्पायर लाजमी तौर पर बिना किसी लीडर के रह जाएगा। अलग अलग साम्राज्यों और डचीज के नोबल्स देखेंगे कि उनकी आर्मीज पूरी तरह से अकेली पड़ गई हैं। ऐसे समय में जब स्पिरिट एम्पायर की विशाल सेना दबाव बना रही है, यह लगभग ऐसा है जैसे बीबी डोंग के लिए किसी ने पहले ही आगे जाकर सबसे मुश्किल बाधाओं को खत्म कर दिया हो। अब केवल स्टारलू एम्पायर ही है जिस पर सच में गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। फिर भी बीबी डोंग ने यह भी सोचा है कि चूंकि दादाजी पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, स्टारलू रॉयल फैमिली स्पिरिट एम्पायर की आर्मी के पहुंचने तक टिक पाएगी या नहीं, यह एक सवाल बना हुआ है। अगर डियानो क्लेंस भी चांद रेनो की मौत में शामिल हैं, तो दादाजी यह सुनने के बाद उनके साथ भी हिसाब चुकता करने का फैसला कर सकते हैं। गुआन और गुइमी ने विरोध का एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। दोनों लेवल 95 के टाइटल डॉलुओ हैं। यह ठीक इसी कारण से है कि वे वहां तक पहुंचे हैं कि वे साधारण स्पिरिट मास्टर्स की तुलना में कहीं बेहतर समझते हैं कि रैंक 99 वास्तव में रैंक 95 के पार क्या दर्शाती है। लगभग हर एक स्तर की वृद्धि के साथ व्यक्ति एक पूरी तरह से अलग दुनिया में प्रवेश करता है और दादाजी पहले से ही स्पिरिट मास्टर पदानुक्रम के सच्चे शिखर पर खड़े हैं। जब तक कि कोई अन्य बेजोड़ डॉलुओ हस्तक्षेप न करे, पूरे महाद्वीप पर शायद ही कोई ऐसा है जो उन्हें वास्तव में रोक सके। बीबी डोंग द्वारा उन दोनों को विदा करने के बाद वह अकेले पोप के महल के बाहर खड़ी होकर रात के आकाश को निहारने लगी। उसकी आंखों के भाव धीरे धीरे बदलने लगे। मारो, मारते रहो। दादाजी जितने निर्दयी होंगे, हेवनडू साम्राज्य उतना ही अराजक होगा। दोनों महान साम्राज्यों के बीच जितनी अधिक जाने जाएंगी, उसके बाद होने वाला चौतरफा युद्ध उतना ही क्रूर होगा। और यह सब विरासत की तैयारी करने वाली बीबी डोंग के लिए है, जो राक्षस का सिंहासन धारण करती है। यह शायद एक भयानक देवता न हो जो स्वाभाविक रूप से दुनिया की सबसे चरम दुर्भावना को समाहित करता है। नाराजगी, नरसंहार, मृत्यु और निराशा। युद्ध का पैमाना जितना बड़ा होगा, उतनी ही अधिक मौतें होंगी और उतनी ही अपार शक्ति वह प्राप्त कर सकेगी। अतीत में बीबी डोंग ने शायद इसका विरोध किया होता, अपने देवत्व परीक्षणों को तेज करने के लिए ऐसे चरम तरीकों का उपयोग करते हुए, लेकिन अब उसे कोई परवाह नहीं है। अतीत में उसने अपने स्वार्थ के लिए, शक्ति के लिए, प्रतिशोध के लिए देवत्व की तलाश की थी, उस स्पिरिट हॉल को नष्ट करने के लिए जिसने उसे अनंत दुख दिए थे, कष्ट। फिर भी अब उसके सारे लक्ष्य एक ही मकसद में सिमट गए हैं, चियान रांगू को पुनर्जीवित करना। जब तक वह राक्षस भगवान बन सके, जब तक अपनी बेटी को वापस जीवित करने का मौका है, युद्ध शुरू करने की तो बात ही छोड़ो। भले ही इसका मतलब इस पूरे महाद्वीप को नरक में धकेलना हो, वह नहीं रुकेगी, क्योंकि चियान रांगू की मौत के बाद ही उसने आखिरकार खुद को साफ तौर पर देखा और महसूस किया कि इन सालों में उसने क्या गलत किया था। उसे नफरत थी चियान जुंगजी से, और इसी वजह से उसने अपनी सारी नफरत चियान रेंगू पर निकाल दी। उस लड़की ने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी पैदा होने के पल से ही उसे अपनी मां की बेरुखी और नफरत को सहना पड़ा। जितना ज्यादा चियान रांगू ने उनकी मंजूरी की चाहत की, उतना ही उन्होंने उसे देने से मना कर दिया। और अपनी काबिलियत साबित करने के लिए ही शाओ ने मिशन को स्वीकार करने की पहल की, हेवेनो साम्राज्य में घुसपैठ करने की। अकेले स्पिरिट सिटी को छोड़कर खुद को डुकिंग के रूप में छिपाया और अपनी जिंदगी के बेहतरीन 10-12 साल पूरी तरह बर्बाद कर दिए। दुश्मन के शाही महल के भीतर न केवल बीबी डोंग ने कभी उसके लिए रत्ती भर भी तरस महसूस नहीं किया, बल्कि एक अहम मोड़ पर अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए चियान पास होने का क्या फायदा? पछतावा मरे हुए लोगों की आंखें फिर नहीं खोल सकता। कम से कम बीबी डोंग को ये नहीं पता कि क्रिस्टल के अंदर रेनू असल में मरी ही नहीं है, और उसे ये भी नहीं पता कि वो जो सारा दर्द अभी सह रही है, दादाजी का ये पूरा पागलपन, वो जंग जो जल्द ही पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लेगी, और यहाँ तक कि अनगिनत आत्माओं की बदली हुई तकदीर, ये सब मेरे उस एक परफेक्ट कार्ड से शुरू हुआ। मैंने बस एक इंसान की आंखें एक पल के लिए बंद करवाईं। फिर भी महाद्वीप के शिखर पर खड़ी प्रमुख हस्तियों ने अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो दिया है। दादाजी बाहर तबाही मचाने में व्यस्त हैं, ओरिजिनल प्लॉट को तोड़ रहे हैं, जबकि बीबी डोंग इससे हड़पने की तैयारी कर रही है। स्पिरिट एम्पायर के लिए एक बड़ी जंग छेड़ रही है ताकि गॉड इनहेरिटेंस के रूप में मेरे खुद के रिक्शा को और तेज किया जा सके।
जहां तक मेरी बात है, मुझे न तो सबसे आगे बढ़कर हमला करने की जरूरत है और न ही अभी टांगेन के साथ जानलेवा लड़ाई लड़ने की। मुझे बस सिस्टम का इस्तेमाल जारी रखना है ताकि उनके लाए हुए सभी बदलावों को लेकर उन्हें पूरी तरह अपनी ताकत में बदल सकूं। फिर मैं उन सभी मौकों को हासिल कर लूंगा जो असल में टांगेन के लिए थे। इस वक्त पवित्र रेडिएंट ड्रैगन अद्भुत गति के साथ रात के आसमान में आगे की ओर उड़ रहा है। जेना के दादाजी का गोल्डन क्रोकोडाइल, किंग लुएन और लायन, वो तीन टाइटल्ड एल्डर्स ठीक मेरे पीछे हैं। स्टार्गो फॉरेस्ट और भी करीब आता जा रहा है और इस जंगल के एकदम बीच में 2 लाख साल पुराने सोल बीस्ट्स को कोई अंदाजा नहीं है कि अपनी किस्मत को आसानी से बदलने की काबिलियत रखने वाले लोग पहले से ही रास्ते में हैं। खास तौर पर अज्योर बुल पाइथन और टाइटन जाइंट एप, उन्होंने शायद कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। ओरिजिनल फ्यूचर में उन्हें अपने स्पिरिट रिंग्स तेंगान के लिए छोड़ने थे, लेकिन इस जन्म में तेंगान को उन्हें आखिरी बार देखने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ 1 लाख साल पुराने स्पिरिट रिंग्स ही नहीं चाहिए, बल्कि वो 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बोन्स भी चाहिए जो उनसे मिलेंगे। और इस शिकार का फायदा उठाकर मैं अपने डार्क सीक्रेट ड्रैगन मार्शल सोल की असली ताकत को रिलीज करूंगा। ब्राइट सीक्रेट ड्रैगन मैंने पहले ही 9th स्पिरिट तक कल्टिवेट कर लिया है। अब पूरे कॉन्टिनेंट के लिए ये देखने का वक्त है किस तरह की पावर, अल्टीमेट डार्कनेस जो अल्टीमेट लाइट का बिल्कुल उल्टा है, और मैं इससे भी ज्यादा पाने की उम्मीद कर रहा हूं अगर मैं अज्योर बुल पाइथन और टाइटन जाइंट एप को पहले ही पकड़ लूं। जब तेंगान फ्यूचर में स्टार डू फॉरेस्ट वापस आएगा तो उसे पता चलेगा कि ये दो साथी जो सालों से जिवू के साथ थे, वो कब के मेरे स्पिरिट रिंग्स बन चुके हैं। मैं सोच रहा हूं कि सिस्टम इसे कैसे जज करेगा। लॉट में ये कितना बड़ा बदलाव है। ये सोचते हुए मैं दूर से धुंधले दिखने वाले उस विशाल फैले हुए जंगल की ओर देखता हूं और आखिर में मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। माँ, तेंगान तुम्हारा इन्फ्लुएंस खत्म कर रहा है। बीबी डोंग तुम्हारे एम्पायर को कुचल रही है और मैं उसे हासिल करूंगा। तुम्हारा भविष्य 200,000 साल पुरानी डियर स्पिरिट रिंग्स। जब हम आखिरकार स्टार फॉरेस्ट पहुंचे तो मुझे एहसास हुआ कि कितना समझदारी भरा फैसला था ग्रैंडमदर गोल्डन क्रोकोडाइल और दूसरे 100 मीटर लंबे सेक्रेड रेडियंस ड्रैगन को स्टार फॉरेस्ट के ऊपर आसमान में उड़ते हुए साथ लाना। ड्रैकोनिक प्रेशर जो अल्टीमेट लाइट से बना था, उसने तुरंत नीचे के जंगल को घेर लिया। वो बाहरी इलाके के लो लेवल स्पिरिट बीस्ट्स ने अपना सिर उठाने की हिम्मत तक नहीं की, जमीन पर दुबककर डर से कांपने लगे। और मैं बिना एक पल रुके ड्रैगन के सिर के ऊपर खड़ा होकर सीधे स्टारडेल फॉरेस्ट के एकदम बीच के हिस्से की ओर बढ़ा। स्टारडेल फॉरेस्ट, क्योंकि शुरू से ही हमारा मकसद कभी भी साधारण स्पिरिट्स नहीं थे, बल्कि असली 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट्स, जंगल का ओवरलॉर्ड टाइटन जायंट एप और जंगल का सम्राट अज्योर बुल पाइथन थे। वे टैंग सैन के भविष्य के लिए भी तय थे। वे दो 1 लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग्स जो उसे असल में मिलनी थीं। लेकिन इस जीवन में ये दो स्पिरिट रिंग्स मेरी हैं। होली ड्रैगन ऑफ लाइट बहुत तेज गति से आगे बढ़ा। कुछ ही देर में सामने एक विशाल झील दिखाई दी। जैसे ही मेरी नजर उस झील पर पड़ी, मुझे पता चल गया कि मैं पहुंच गया हूं। किनारे पर एक जायंट एप खड़ा था। उसका विशाल शरीर पहाड़ की तरह दिख रहा था, अपना सिर झुकाकर पानी पी रहा था। झील के बीच में एक विशाल बैल का सिर धीरे से गहराइयों से बाहर निकला। वो कोई और नहीं बल्कि टाइटन जायंट एप और अज्योर बुल पाइथन डामिंग थे। फिर भी उनकी मौजूदा हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पहले स्पिरिट हॉल ने इन दो सोल बीस्ट्स को पकड़ने के लिए स्टारडो फॉरेस्ट की गहराइयों में जाने का जोखिम उठाया था। हालांकि वह कोशिश टैंगन के हस्तक्षेप की वजह से विफल हो गई थी और आखिर में वह सफल नहीं रही थी। फिर भी डैमिंग और इरमिंग को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। आज भी वे उन अनगिनत घावों को झेल रहे हैं जो अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। दूसरे शब्दों में, इस बार हम जिनका सामना कर रहे हैं वे अभी भी कमजोर पड़े हुए 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट हैं। जैसे ही वो चमकता हुआ सीक्रेट ड्रैगन को रीजन के ऊपर दिखाई देता है, एजर बुल पाइथन को पहले ही कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हो जाता है। वह आसमान की तरफ देखता है और पल भर में उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। अमिंग, कोई आ रहा है और वे बहुत शक्तिशाली हैं। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उसके बगल में टाइटन जायंट एप जो अभी पानी पी रहा था, उसने भी अचानक अपना सिर उठाया। जैसे ही उसे स्पिरिट पावर के उस परिचित आभामंडल का एहसास हुआ, उसकी आंखों का गुस्सा तुरंत भयंकर क्रूरता में बदल गया। फिर से स्पिरिट हॉल। हमेशा स्पिरिट हॉल ही होता है। पिछली बार स्पिरिट हॉल के ही वे लोग थे जो यहाँ काफी अंदर तक आए थे, जिसने आखिरकार जिवो को बलिदान देने पर मजबूर किया और उन दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अब भी उनके जख्म पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। फिर भी स्पिरिट हॉल ने दोबारा वापस आने की जुर्रत की। टाइटन जायंट एप ने एक शब्द भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत पास के एक विशाल पेड़ को उखाड़ लिया।
अपनी बाहों की पूरी ताकत के साथ उसने उसे आसमान में चमकते हुए सीक्रेट ड्रैगन की ओर दे मारा। अपनी ओर आते उस विशाल पेड़ को देखकर मुझे जरा भी हिलने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उस होली रेडिएंट ड्रैगन ने बस अपना मुंह खोला और एक झुलसा देने वाली किरण रोशनी फूट पड़ी। बूम! पूरा विशाल पेड़ हवा में ही टुकड़ों के बादल में बदल गया। पवित्र देदीप्यमान ड्रैगन ऊपर ऊंचाई पर मंडराता रहा। उसकी सुनहरी ड्रैकोनिक आंखें ऊंचाई से नीचे उन दो स्पिरिट बीस्ट्स को देख रही थीं। दादाजी गोल्डन क्रोकोडाइल ने यह नजारा देखा। उन्होंने यहां तक कि एक मजाकिया हंसी भी दी। कितना घमंडी बीस्ट है! आसमान की विशालता से पूरी तरह अनजान। बस वहीं ऊपर रहो और देखो। ये दो मामूली घायल 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट्स इस लायक नहीं हैं कि तुम उंगली भी उठाओ। हम तुम्हारे बड़े उन्हें तुम्हारे लिए पकड़ लेंगे। जैसे ही शब्द खत्म हुए दादाजी किंग सबसे पहले शून्य में बढ़े। उनकी 7वीं सोल रिंग अचानक रोशनी से चमक उठी। मार्शल सोल का अवतार एक चीखने वाली आवाज के साथ जैसे ही सियान रेडियंस ने तुरंत रात के आसमान को चीर दिया। दादाजी किंग लुआन सीधे एक विशाल दिव्य अजूर लुआन पक्षी में बदल गए। एक आंधी झील की सतह पर चली जो सीधे खड़े विशाल वानर की ओर बढ़ रही थी। यह देखकर दादाजी लायन रह नहीं पाए और बोले, तीसरे भाई ने अपनी चाल चल दी है। मैं बूढ़ा आदमी स्पिरिट एबिलिटी में पीछे कैसे रह सकता हूं? मार्शल सोल के अवतार के अगले ही पल एक विशाल शेर जो धधकती आग में लिपटा हुआ था वह भी जंगल की छतरी के ऊपर दिखाई दिया। झुलसा देने वाली गर्मी इतनी तेज थी कि आसपास की हवा विकृत होने लगी। दो महान एल्डर्स अजूर फीनिक्स और ब्लेजिंग लायन अजूर बुल पाइथन के एक बाएं और एक दाएं तरफ आ गए और दूसरी तरफ दादाजी गोल्डन क्रोकोडाइल की हरकतें और भी सीधी थीं। उन्होंने अपना मार्शल एक्टिवेट किया। सोल अवतार में भी उसने खुद को सीधे एक विशाल सुनहरे क्रोकोडाइल किंग में बदल लिया। सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से हवा से गिरते हुए वह एक जोरदार धमाके के साथ जमीन से टकराया। पूरा झील का किनारा बुरी तरह हिल गया और धूल जमते ही जमीन तुरंत धंस गई। गोल्डन क्रोकोडाइल किंग पहले ही टाइटन जाइंट एप के सामने आ चुका था। पावर के मामले में मिंग की स्पेशलिटी क्या है? ग्रेविटी डिफेंस डोमेन। उन 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट्स में वह निसंदेह एक मिली मॉन्स्टर है। लेकिन इस बार उसका सामना एल्डर हॉल के सबसे अनरीजनेबल इंसान से हुआ, एक लेवल 98 सुपर डुलुओ गोल्डन क्रोकोडाइल डुलुओ। जब बात फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ या डायरेक्ट हैंड कॉम्बैट की आती है तो ग्रैंडपा गोल्डन क्रोकोडाइल पूरे एल्डर हॉल में नेचुरली ग्रैंडपा कियान दाउलू के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। तो इसे मुश्किल से ही एक बैटल कहा जा सकता है। सच तो यह है कि ये सिर्फ 3 टाइटल्ड डुलुओ द्वारा एक तरफा धुनाई है 1 लाख साल पुराने बीस्ट की, जो अपनी भयानक ताकत से टाइटन जाइंट पाइथन के डिफेंस को चीर रहा है। इसी बीच ग्रैंडपा लायन अपनी दहकती आग से उसकी पावर को सीधे दबा रहे हैं। हालांकि दामिन पागलों की तरह मुकाबला कर रहा है अपने अज्योर फ्लेम के डोमेन को एक्टिवेट करते हुए। उसने फिर से अज्योर साइलेंस थंडर छोड़ा, इस उम्मीद में कि वह अपने डोमेन से दोनों एल्डर्स की स्पीड कम कर देगा और फिर बिजली से बने किसी मौके का फायदा उठाएगा। समस्या यह है कि दोनों पक्षों के बीच की ताकत का अंतर बहुत ही ज्यादा है। अगर यह सिर्फ एक अकेला लेवल 95 टाइटल्ड डुलुओ होता तो दामिन और मिंग साथ मिलकर शायद सच में मुकाबला कर पाते। जिंदगी और मौत की इस जंग में टिक पाना नामुमकिन है। अभी उनके सामने 3 ऐसे लोग खड़े हैं जो एल्डर्स हॉल के सुपर डुलुओ हैं। वे सभी कम से कम लेवल 96 या उससे ऊपर के हैं। इनमें ग्रैंडपा गोल्डन क्रोकोडाइल तो लेवल 98 के पीक पर हैं, जो एक साधारण स्पिरिट मास्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। लेवल 95 के बाद हर एक लेवल एक बिल्कुल ही अलग दुनिया के समान है। ऊपर से दमिंग और अमिंग अभी भी अपने पुराने जख्मों से जूझ रहे हैं। ऐसे में वो भला कैसे लड़ सकते हैं? टाइटन जाइंट एप हार मानने को तैयार नहीं था और उसने तुरंत ही अपना ग्रेविटी डोमेन कई 100 मीटर के दायरे में फैला दिया, जिससे अचानक सब कुछ बहुत भारी हो गया। जमीन लगातार धंसने लगी जैसे कि कोई बहुत बड़ा दलदल बन रहा हो। फिर भी ग्रैंडपा गोल्डन क्रोकोडाइल ने बस वहीं खड़े खड़े अपना शरीर झटका और एक चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी निकली जिसने जबरन ग्रेविटी के असर को खत्म कर दिया। फिर गोल्डन क्रोकोडाइल किंग ने टाइटन जाइंट एप पर सीधे जोरदार हमला किया। एमिंग का विशाल शरीर वहीं दूर जा गिरा। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, ग्रैंडपा गोल्डन क्रोकोडाइल उस पर दोबारा झपट पड़े, उसे काटते और पटकते हुए। यह लड़ने का सबसे सीधा और खतरनाक तरीका था क्योंकि यहाँ किसी भी दिखावटी ट्रिक की कोई जरूरत नहीं थी। जब आपकी ताकत आपके दुश्मनों से कहीं ज्यादा हो तो एक सीधा प्रहार ही काफी होता है। उसे ऐसी मुसीबत में देखकर एज्योर बुल पाइथन ने अपना पूरा फ्लेम पूल खोल दिया। बिजलियां कड़कती रहीं। वो मदद के लिए वहां पहुंचना चाहता है लेकिन वो खुद किंग द्वारा दबाया जा रहा है। लायन अपना सिर उठाने में भी असमर्थ है। दामिंग को आखिरकार एहसास हुआ कि यह समय पिछली बार से पूरी तरह अलग है।
पिछली बार जब स्पिरिट हॉल स्टार डू फॉरेस्ट की गहराई में गया था तो टीम का नेतृत्व केवल लेवल 95 टाइटल्ड डालुओं और स्पिरिट सेजेस के एक ग्रुप और स्पिरिट डालुओं ने किया था। फिर भी वे सभी लगभग अपनी जान गंवा बैठे थे। अब स्पिरिट हॉल ने सीधे 3 सुपर डालुओं भेजे हैं। उनमें से एक तो लेवल 98 का भी है। आसमान में एक टाइटल्ड डालुओ खड़ा है जिसने शुरुआत से एक भी चाल नहीं चली है। हम इससे कैसे लड़े? यह इस बारे में नहीं है कि हम अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं या नहीं, चाहे हम कितनी भी मेहनत से लड़े। यह बचने की उम्मीद की एक किरण भी नहीं है। जैसे ही दामिंग संघर्ष करने की तैयारी कर रहा था, दादा किंग ने अपना धैर्य पूरी तरह खो दिया था। तमीज से रहो तुम जानवर, इसकी स्पिरिट एबिलिटी स्काई वेलिंग सी ऑफ क्लाउड्स ईगल इंटेंजिबल डोमेन ने तुरंत दामिंग को घेर लिया। उसके बाद दादा किंगुन ने तुरंत दादा लायन को इशारा किया, उसके साथ समय बर्बाद करना बंद करो, उसकी विरोध करने की क्षमता छीन लो, बस उसे एक सांस तक छोड़ दो ताकि मैं जाकर उसकी स्पिरिट रिंग ले सकूं। दादा लायन को निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। स्पिरिट रिंग चमकती है, रूह कंपा देने वाली आसमान की दहाड़, ऊर्जा का एक भयंकर सैलाब धधकते हुए शेर के मुंह से फूटता है। यह अजूर बुल पाइथन से सीधे टकराता है। इस प्रभाव की जबरदस्त ताकत दामिंग को झील में गिरा देती है। झील की सतह में विस्फोट होता है, यहां तक कि उसके अभेद्य स्केल्स चकनाचूर हो गए हैं बड़े पैचेस में। फिर भी डैमनिंग हार मानने से इनकार करता है। वह अच्छी तरह जानता है क्या होगा अगर वह अभी गिर गया। आज अमिंग और इबो दोनों पक्का स्पिरिट रिंग्स बन जाएंगे। इसलिए उसने एक बार फिर अपनी एनर्जी इकट्ठी की। अजूर निर्वाण लाइटनिंग, काले बादल पूरे आसमान में मंडराने लगे। अनगिनत अजूर लाइटनिंग स्नेक्स एक साथ मिल गए और बिजली के एक खौफनाक पिलर में बदल गए। यह देखकर दादा चिंगलू ने सिर्फ एक वाक्य कहा, तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी विरोध करने की हिम्मत रखते हो? तो मैं तुम्हें पूरी तरह मिटा दूंगा। 9th स्पिरिट एबिलिटी ग्रीन फीनिक्स वॉइड शटरिंग स्ट्राइक। इस पल लेवल 96 या उससे ऊपर के एक सुपर डुलुओ ने अपना असली फुल पावर अटैक शुरू किया। आखिरकार धमाका हुआ। डिवाइन ग्रीन फीनिक्स ने अपने पंख फैला दिए जिससे आसपास का स्पेस बुरी तरह कांपने लगा। डैमनिंग के चारों ओर बारीक स्पेशियल फिशर्स की परतें उभर आईं जो डैमनिंग के विशाल शरीर को बेदर्दी से चीर रही थीं। उसी समय दादा लायन ने भी अपनी नौवीं सोल स्किल इस्तेमाल की। ब्लेजिंग लायन का हेवन एंडिंग क्लॉ, आग का एक विशाल पंजा सामने से नीचे गिरा। सुपर डुलुओस की 9th सोल स्किल्स एक साथ टकराईं। डेमिंग ने बस एक नजर डाली, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जानता था कि वह इसे सह नहीं पाएगा। बूम! पूरी झील में मॉन्स्ट्रस लहरें उठीं। डेमिंग का विशाल शरीर बेरहमी से झील की गहराइयों में पटक दिया गया। झील का पानी एक बड़े हिस्से में लाल हो गया जब वह दोबारा सतह पर आया। वह अपना सिर उठाने की ताकत भी नहीं जुटा सका। एक हल्की उसके अंदर जीवन की एक हल्की सी किरण बाकी थी। वहीं दूसरी तरफ टाइटन जाइंट एप और भी तेजी से गिर गया था क्योंकि ग्रैंडपा गोल्डन क्रोकोडाइल को किसी भी असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ी। वो अकेले ही उसे सप्रेस करने के लिए काफी थे। उनकी नौवीं स्पिरिट रिंग जल उठी और ये एक लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग है। पूरे एल्डर हॉल में ग्रेट एल्डर डोलू के अलावा ग्रैंडपा गोल्डन क्रोकोडाइल इकलौते ऐसे हैं जिनकी नौवीं स्पिरिट रिंग 1 लाख साल के लेवल तक पहुंची है। नौवीं स्पिरिट एबिलिटी टायरॉन किंग का एक्सप्लोसिव। गोल्डन टायरेंट किंग खड़ा हो गया, उसके पंजों में एक खौफनाक सुनहरी आंधी सिमट रही थी। टाइटन जाइंट एप पर सीधा हमला करने से पहले अमिंग भी ब्रूट स्ट्रेंथ का उस्ताद है। जाहिर है वो बस यहां बैठकर वक्त बर्बाद नहीं करेगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी ग्रैंडपा गोल्डन क्रोकोडाइल की तरफ एक मुक्का मारते हुए। लेकिन ये मुक्का गोल्डन क्रोकोडाइल किंग पर लगा जिससे सिर्फ एक हल्का सा निशान रह गया। उसने अभी तक उसके डिफेंस को सच में नहीं तोड़ा था। इसके विपरीत ग्रैंडपा गोल्डन क्रोकोडाइल का हमला जब अमिंग पर लगा तो उसका नतीजा बिल्कुल अलग था। लेवल 98 सुपर डोलू 1 लाख साल वाली नौवीं सोल स्किल और साथ में गोल्डन इविल किंग की पहले से ही खौफनाक शारीरिक ताकत। अमिंग का गर्व से भरा डिफेंस एक पल में तहस-नहस हो गया। उसका भारी शरीर जमीन पर जोर से गिरा, फिर कभी न उठने के लिए जमीन पर औंधे मुंह गिरते हुए उसे पहली बार एहसास हुआ ताकत के बीच असली फासले का मतलब क्या होता है। सोल बीस्ट्स की 1 लाख सालों की कल्टीवेशन, ये वो पावर है जो आज मेरे पास है। फिर भी इंसानी स्पिरिट मास्टर्स एक बस कुछ ही दशक या एक सदी ऐसे मॉन्स्टर्स पैदा कर सकते हैं। अरमिन इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, सच में तैयार नहीं है। पर अनिच्छुक होने का क्या फायदा? हारना तो हारना ही है। वो साफ तौर पर समझता है कि आगे क्या होगा। आसमान में खड़े उस युवक के लिए एक नया 1 लाख साल का स्पिरिट रिंग। कुछ ही देर में ग्रैंडपा गोल्डन क्रोकोडाइल ने अपना ह्यूमन फॉर्म अवतार हटा लिया।
वो खड़ा था उस टाइटन जायंट के सामने जिसने लड़ने की काबिलियत पहले ही खो दी थी। वो ना तो हाँफ रहा था और ना ही लाल पड़ा था, जैसे कि अभी वो किसी 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट के साथ जीवन मौत की लड़ाई में नहीं था, बल्कि बस अपने हाथ पैर फैलाए हों। दूसरी तरफ किंगलू और लायन ने भी अजूर बुल पाइथन को खत्म कर दिया था। उन तीनों ने लड़ाई की शुरुआत से अंत तक एक साथ वार किया। इसमें तो आधी अगरबत्ती जलने जितना समय भी नहीं लगा। जंगल का सुकॉर्ड ओवरलॉर्ड, जंगल का सुकॉर्ड सम्राट, उस हाई प्रीस्ट के सामने जो सच में स्पिरिट मास्टर वर्ल्ड के शिखर पर खड़ा है, उनके पास विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ग्रैंडपा किंग ने अपना मार्शल सोल अवतार वापस लिया और दम तोड़ते दामिंग को देखा और तिरस्कार के साथ बोला, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास 1 लाख साल की कल्टीवेशन है बिना पर्याप्त ताकत के? आखिरकार तुम बस एक जानवर ही हो। ग्रैंडपा गोल्डन क्रोकोडाइल ने भी ऊपर देखा और आसमान में मुझे पुकारा, लिटिल ई तुम अब शांत हो सकते हो। इन दोनों बीस्ट्स की विरोध करने की शक्ति हमने पहले ही छीन ली है। अब तुम्हें खुद उनके सोल रिंग्स को अब्सॉर्ब करना होगा ताकि अपनी गॉड ट्रायल। ये शब्द सुनते ही मैंने आखिरकार अपने ब्राइट सीक्रेट ड्रैगन को वापस बुला लिया। हवा में सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से कूदते हुए मैं तीनों एल्डर्स के सामने मजबूती से उतरा। सच कहूं तो यह ट्रिप लगभग बहुत ज्यादा आसान थी। अगर मैं अकेला आता तो निश्चित रूप से डिंग और अमिन को भी हरा सकता था। इसमें एक असली लड़ाई की जरूरत होती, जिससे काफी सोल पावर और समय बर्बाद होता। फिर भी अब शुरू से अंत तक मुझे एक भी औपचारिक सोल स्किल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। टारगेट पहले से ही जमीन पर पड़ा है और मेरे उसे खत्म करने का इंतजार कर रहा है। एक पावरफुल बैकिंग होने और न होने के बीच यही फर्क है। मैंने तीनों दादाजी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। ग्रैंडफादर गोल्डन क्रोकोडाइल ने बस परिवार की ओर हाथ हिलाया। इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है जब तक यह मुझे मेरे गॉड ट्रायल्स पूरे करने और गॉडहुड तक पहुंचने में मदद करता है। जल्दी ही जॉन रेनो को पुनर्जीवित करने के लिए, भले ही इसका मतलब वाकई में पूरे ग्रेट फॉरेस्ट को अंदर से बाहर की ओर पलटना हो। वे बूढ़े लोग निश्चित रूप से इस काम में मेरी मदद करेंगे। मैंने यह सुनकर बस एक हल्की मुस्कान दी। मैं मुड़ा और टाइडिंग जायंट एप की ओर चल दिया। 2 लाख साल पुराने स्पिरिट रिंग्स मैंने पहले ही क्रम तय कर लिया है। मैं पहले अमिन को एब्जॉर्ब करूंगा और फिर मैं डिंग को संभालूंगा। इस पल टाइडिंग जायंट एप, हालांकि उसने विरोध करने की सारी क्षमता खो दी है, लेकिन उसकी चेतना अभी पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। तो हमने अभी जो कुछ भी कहा उसने सब सुन लिया है। वह आखिरकार समझ गया है कि स्पिरिट हॉल ने अचानक 3 सुपर डॉलुओं को स्टारडो फॉरेस्ट की गहराइयों में किसी युद्ध को शुरू करने के लिए क्यों भेजा। नहीं, ये सिर्फ उनसे बदला लेने के लिए था। ये तो बस इसलिए था क्योंकि हमारे सामने खड़ा ये नौजवान एक स्पिरिट रिंग चाहता था। और सबसे जरूरी बात यह कि उन कई हाई प्रीस्ट्स के बीच हुई बातचीत से अमीन को एक ऐसी जानकारी मिली जिसने उसे और भी गहरी निराशा में डाल दिया। इस नौजवान ने असल में एक डिवाइन आर्टिफैक्ट की विरासत हासिल की थी। स्पिरिट हॉल के वो 3 हाई प्रीस्ट्स उसके गॉड लेवल ट्रायल्स को पूरा करने में उसकी मदद करने के लिए भी तैयार थे, यहाँ तक कि खुद स्टारडो फॉरेस्ट में जाकर 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने के लिए। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मुझे कदम करीब आते देखा। उस पल उसके दिमाग में जो बात आई वो ये थी कि ये इस बारे में नहीं है कि मैं मरूंगा या नहीं, ये टैंग सैन के बारे में है। क्या टैंग सैन के लिए भविष्य में स्पिरिट हॉल को हराना वाकई मुमकिन है? जियो तो पहले ही चली गई है। जल्द ही अमीन और मैं भी दूसरों के लिए सिर्फ स्पिरिट रिंग्स बनकर रह जाएंगे। वो नौजवान जो हमारे सामने खड़ा है, अपनी कम उम्र के बावजूद वो पहले से ही एक टाइटल्ड डॉलुओ है। उसके पास खौफनाक ब्राइट सीक्रेट ड्रैगन मार्शल सोल है और उसके पीछे स्पिरिट हॉल का पूरा एल्डर हॉल खड़ा है और यहाँ तक कि एक भगवान की विरासत भी। फिर भी स्पिरिट हॉल का सबसे डरावना एल्डर, रैंक 99 का बेमिसाल टाइटल्ड डॉलुओ तो यहाँ अभी तक आया भी नहीं है। सिर्फ उनके 3 हाई प्रीस्ट्स का आना ही उन्हें भागने के अधिकार से भी वंचित करने के लिए काफी था। ऐसे स्पिरिट हॉल के खिलाफ क्या टैंग सैन वाकई में जीत पाएगा? पहली बार अमीन को एहसास हुआ कि वो जीत की एक भी उम्मीद की किरण नहीं देख पा रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मन में जो आखिरी तस्वीर उभरी वह अभी भी जीवू की थी। मुझे माफ कर देना सिस्टर जीवू, शायद अमीन जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं पहले ही उस टाइटन जायंट एप के पहाड़ जैसे विशाल शरीर के सामने खड़ा था। उसकी जीवन शक्ति को मिटते हुए महसूस करते हुए मेरा दिल काफी हद तक अडिग रहा। एक स्पिरिट मास्टर के लिए स्पिरिट का शिकार करना और स्पिरिट रिंग पाना इस दुनिया का नियम रहा है अनगिनत युगों से। इसके अलावा अगर मैं उसे आज नहीं मारता तो वह भविष्य में कभी न कभी मर ही जाता। वैसे भी तब तक यह टैंगेन होता जिसे यह 1 लाख साल की स्पिरिट रिंग मिलती। चूंकि बात ऐसी है तो यह स्वाभाविक ही है कि मैं इसे खुद ले लूं। धीरे धीरे अपना दाया हाथ उठाता हूं।
डार्क सीक्रेट ड्रैगन मार्शल सोल पहली बार हलचल कर रही है। एक ऐसी शक्ति जो लाइट सीक्रेट ड्रैगन के बिल्कुल विपरीत है, वह मेरे अंदर जागने लगी है। अल्टीमेट लाइट तो वे पहले ही देख चुके हैं, लेकिन इस पल से मेरी दूसरी मार्शल सोल को आखिरकार अपनी पहली स्पिरिट रिंग मिलेगी। एक 1 लाख साल का टाइटन जायंट एप। टैंगेन, जहां तक तुम्हारे इस आकस्मिक एनकाउंटर की बात है, मैं इसे तुम्हारी ओर से हासिल करता हूं। 1 मिलियन साल पुराना स्टार डॉ जंगल का राजा दामिंग अपनी सबसे भरोसेमंद शाओवू के एक ही वार से अपनी पूरी